नमस्कार दोस्तों। मुझे आज पहली बार पता लगा कि नेतन्याहू का नाम नेतन्याहू क्यों है। क्योंकि जब जब वो एक आधा बॉम्ब फेंक देते हैं गाजा के ऊपर, उसके बाद बोलते हैं याहू, तो उनका नाम ही नेतन्याहू पड़ गया है। क्योंकि हर रोज वो याहू याहू करते ही दिखते हैं आपको। हर रोज आवाजें निकलती हैं इसराइल से। ऊपर जब भी मिसाइल जाता है, उनके लोग भी बोलते हैं याहू, और वहां पर सफाया हो जाता है, गाजा का बाजा बज जाता है। अब आपको मालूम है एक और आदमी है जिनको ये याहूपन बड़ा अच्छा लगता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उनको लगता है कि यार जो सख्ती से इस कम्युनिटी को, एक ही तो शांति वाली कम्युनिटी है जिसके ऊपर ये सारे याहूपन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा प्यार है इनके साथ, और जो इनके साथ सख्ती से फेस करता है इसको, वो उनको बड़े प्यारे हैं। अब नेतन याहू याहू वाले पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, और वहां पर 1-to-1 मीटिंग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद उनको व्हाइट हाउस के दरवाजे पर रिसीव करने गए। उसके बाद इवन जब वो बैठने लगे नेतन्याहू, तो उन्होंने कुर्सी भी वैसे ही करी जैसे मोदी जी के साथ किया था। यानी कि एक पूरा जश्न जश्न वाला माहौल था कि अमेरिका और इजराइल इकट्ठे बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि अगली याहू याहूपन कहां करना है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होगा, इसलिए मीटिंग हो रही है। बड़ा होगा कि नहीं होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे दुनिया में तराही तराही करा के रखी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यहां पर नेतन्याहू के साथ मीटिंग करना, वो भी इस वक्त पर, क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, हो सकता है, विद पुतिन इन सऊदी अरेबिया। तो ये सारे की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। मंजू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय सिया राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय सिया राम। मंजू जी, ये नेतन्याहू और इधर जो दूसरा है बाहुबली डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों की जो मीटिंग है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सेकेंड मीटिंग है। अमेरिकन इकोनॉमी पे, अमेरिकन लेजिस्लेटिव पे ज्यूज की बहुत बड़ी पकड़ है। एंड ज्यूज का जो फादरली स्टेट है वो इसराइल है। इसलिए एक अमेरिका ज्यू कनेक्ट है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसराइल के बारे में आप ये जान लीजिए, वो उसे प्रॉमिस लैंड कहते हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो इतना छोटा देश है और उसकी जनसंख्या इतनी कम है कि अगर अमेरिका उसकी मदद ना करे तो वो आसपास में सारे एरिया में वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो मुस्लिम देशों के बीच में बसा हुआ बहुत छोटा सा देश है जिसकी ना लेंथ है ना ब्रेथ है। तो मैडम अब एक मिनट, यहाँ पर वो बसा नहीं हुआ, फंसा हुआ है। बसा है, फंसा है ठीक है, मान लिया। अब आ जाते हैं इसकी स्थिति पे। यहाँ पर जब इसराइल को ये लैंड दिया गया, और तो ये इसके साइड में जो अरब का थे, जो अब अपने आप को फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियन कहते हैं, ये साथ में बसे थे और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट जो है लैंड डिस्प्यूट, वो कहते थे ये हमारा जो है ओटोमन एम्पायर का पार्ट है और वो कहते थे ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। ठीक है, अब वहां पर वो लड़ाई शुरू हो गई तो उनको एक गाजा नाम की एक स्ट्रिप में बसा दिया गया जो समुद्र से लगी हुई थी। रुपए पैसे एड सब कुछ दे करके इनको प्रैक्टिकली गोद लेकर के इनको बसाया गया। इनको कुछ नहीं करना था, बमुश्किल अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप इसराइल आकर के कुछ नौकरी कर लीजिए, बाकी गाजा में ऐसा कोई बहुत कुछ करने वाला नहीं था। तो इनको जन्नत सूझी और इन्होंने अक्टूबर 7 का अटैक किया, जिसके बाद अब की छोटे मोटे अटैक ये करते रहते थे, आके बॉम्ब ब्लास्ट करते थे ये सब। इन्होंने क्या सोचा था, इस बार भी हम अटैक करेंगे। हमने मान लीजिए 500 लोग मारे, 200 उठाए, तो ये भी आकर के 1000-1200 में 1000-1200 में इस चीज को निपटा देंगे। लेकिन इस बार गड़बड़ हो गई। जो कहते हैं ना, हर बार करते करते एक बार सब्र चूक जाता है, तो इस बार वो सब्र चूक गया कि अब इस पूरे किस्से को खत्म कर देते हैं, या तो हमास रहेगा या इजराइल रहेगा। अब हमास में, हमास 3 H का पार्ट है। पहला H हमास है, दूसरा हिजबुल्ला है और तीसरा हूती, और तीनों ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो अब क्या है कि हमास ने वहां पर सुरंगें खोदी, हॉस्पिटल के नीचे मिसाइलों के साइलोज बनाए और स्कूलों के पास से अटैक किए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे अपने हाइडआउट्स बनाए। तो उन्होंने सारा सिस्टम इस तरह से किया कि जो सामान्य नागरिक था ये उसके पीछे छुप के काम करते थे।
तो अगर इजराइल कुछ भी करता है तो ये कहते हैं औरतें मर गई, बच्चे मर गए, ये हो गया, वो हो गया। ये इनका प्रोपेगेंडा था। अब की इजराइल ने उसको भी नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे बुरा तो वैसे ही कहोगे, अच्छा तो कभी कह नहीं सकते, तो मैं परवाह क्यों करूं कि मुझे नेकनामी मिलेगी, बदनाम सही, मैं ये काम जरूर करूंगा। और इजराइल तब से अब तक लगा हुआ है। 2-3 बार ये बात आई कि आप हमको सीज फायर कर दीजिए, आप हमको हमारे हॉस्टेजेस वापस कर दीजिए, उनकी मर गए हैं, उनकी लाशें वापस कर दीजिए। लेकिन हमास ने पहले तो उठा के ले गए, उसके बाद लाशें भी देने से मना कर दिया। यहाँ पे सीज फायर पूरा खत्म और सीज फायर की आगे आने वाली संभावनाएं भी खत्म। इसराइल ने कहा हमने इनको मान लिया कि ये मर गए हैं, अब हम तुमको साफ करने पे और ज्यादा लगेंगे। पहले तो हम अपने हॉस्टेज लेके लड़ाई बंद कर देते, अब हमने मान लिया हम हॉस्टेज नहीं मिलेंगे, अब हम बदला लेंगे, और तब तक लेंगे जब तक तुम पूरे खत्म नहीं हो जाओगे। यहाँ यूएन की भी पूंजी बच गई। यूएनआरडब्ल्यूए में आपको मालूम है पैलेस्टीनियन काम करते थे, यूएन के ऑफिस को बेस की तरीके से यूटिलाइज करते थे। जो यूएन की एड जाती थी उससे वो फंड होते थे, फ्यूल होते थे, और दोबारा अटैक करने के काबिल हो जाते थे। तो ये सारी चीजें होने के अब इतने साल बाद, अब जब देखा कि बीच से सेंटर गाजा खाली किया, अब नॉर्दर्न गाजा खाली करने पे लग रहे हैं, सदन पे वो कर दे, पैलेस्टीनियंस घर लौट ही नहीं पा रहे हैं, और जब लौट रहे हैं तो वहां घर जैसा कुछ बचा ही नहीं, आप रह ही नहीं सकते वहां पर, खंडहर है, वो बिल्डिंग कब गिर जाएगी आपको पता नहीं। सिर्फ सीढ़ी चढ़ने की धमक से भी वो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, इतनी कमजोर हालत में आ गई है। प्रैक्टिकली गाजा फ्लैट हो चुका है। क्यों? आपने गाजा की धरती का इस्तेमाल इसराइल को अटैक में किया था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। जिस दिन हमारी अत्तामाजी सटकली हो गई तो उस दिन वो जो है वो भी सटक लेगा। तो अब ये जो है वहां पर आकर के अब इन्होंने क्या किया कि ये जब कमजोर पड़ने लगे तो इन्होंने हिजबुल्लाह का सहारा लिया। लेबनान एक ऐसी जगह है जहां जाकर के इसराइल का विजय रथ थम जाता है। तो लेबनान से इनको फायर आने लगे, तो इसराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह पे पेजर वाला अटैक सबको मालूम है, लीडरशिप साफ हो गई, परंतु ग्राउंड वर्कर बचे हुए हैं। तो अगर किसी भी तरीके से तुर्की सीरिया में आया, उसने अपनी एक असद को भगा करके एचटीएस के फॉर्म में अपनी एक गवर्नमेंट बना ली। अब वो वहां के एयर बेसिस को मजबूत कर रहा है, गोलन हाइट ये वहां पर लेने पहुंच गए हैं। तो अब अगर किसी तरीके से तुर्की हमास को एक लीडरशिप प्रोवाइड कर देता है हिजबुल्लाह को, तो वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिवेट हो जाता है। इधर जो हुतीज थे, द थर्ड प्रॉक्सी ऑफ ईरान, वो अपनी छोटी छोटी डिंजी और अपने छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से अमेरिका से बहुत बेहतरीन पंगा ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन लोहा ले रहे हैं। और ये मतलब टेक्स्ट बुक केस होना चाहिए मेरे हिसाब से। डिंजी से उन्होंने 25 किलोमीटर का वो 27 किलोमीटर का स्पैन है, डिंजी से उन्होंने एक ड्रोन फायर किया और उसने जो है अच्छा छेद कर दिया यूएसएस, उस समय शायद आइजनहावर था, और नतीजा ये निकला कि उनके मल्टी ट्रिलियन डॉलर खतरे में आ गए। दे हैड टू बैक ऑफ। तो बहुत मतलब लो कॉस्ट, लो ट्रेनिंग एंड टोटली इफेक्टिव, वो मैक्सिमम इम्पैक्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट, यस। तो वहां पर जो है हुतीज विजयी वो कर रहे हैं, और ईरान हिजबुल्लाह हमास और हुतीज के थ्रू इस पूरे एरिया पे कवर बैठा है। जब समय के साथ साथ इन्होंने कहा कि अभी कल भी मिले हैं ये कायरो में अल-सीसी हैं, और ये फ्रांस के हैं मैक्रोन, और एक बंदा और है, ये तीनों लोग मिले हैं वहां पर। और इन लोगों ने कहा है कि गाजा को आप किसी तरीके से हिट मत करिए, ठीक है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि या तो हम रहेंगे या गाजा, वरना ये लड़ाई कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। नतीजा ये हुआ कि अब जो है पिछले एक सिनाइन का पेनिनसुला है, इजिप्ट के पास है, इसमें उन्होंने अपने नए बेस बनाने शुरू कर दिए, पुराने को आर्म करना शुरू कर दिया, वहां पे टैंक वगैरह लगाने लगा शुरू कर दिए,
और जो उन्होंने मोबिलाइजेशन किया है टूवर्ड्स इजराइल, इसको इजराइल सीज फायर वायलेशन मानता है। हमारे यहाँ क्या है, पूरी पूरी बंदूक तान दो, तब तक कोई सीज फायर वायलेशन नहीं होता, जब गोली चलेगी तभी होगा। वो टैंक को वहां पोजीशन करने को ही सीज फायर वायलेशन मान लेते हैं, जो कि इन्होंने कर दिया है। सिनाई पेनिनसुला के टिप पे अमेरिकन बेस है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की पहले नीतियां क्या रही हैं? अमेरिका की सारी नीतियां ये रही कि जहां मन करे वहां यूटिलाइज करो, बाकी फिर कोलेटरल डैमेज के फॉर्म में इनको निपटा। तो वैल्यू कोई नहीं, सबको मालूम है अमेरिकन दुश्मन ज्यादा बनना बेहतर है अमेरिका का दोस्त बनने से। ये वहां पर इमेज है। तो अगर इस तरीके का मोबिलाइजेशन करें तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा है। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, जो इनके पास है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, ओमान, सिनाए, कतार, यूएई, बहरीन, कुवैत और डिजबूती, यहाँ पर इनका जो बेस है, इन सब लोगों ने मना कर दिया है कि हमारी धरती का उपयोग आप ईरान के ऊपर अटैक करने में नहीं करेंगे। और हमास, हिजबुल्ला और हूती के फॉर्म में असल प्लेयर कौन है? असल प्लेयर ईरान है। वो कहता है हम क्या, ये हमारे लिए काफिर है और हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड ज्यूस कहते हैं वी हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। सो दैट्स द एग्जिस्टेंशियल फाइट है। Jews at the moment they are saying that they are not against Islam, they just want to peacefully coexist. अभी उन्होंने कल ही इससे मिला है, क्या कहते हैं, सऊदी से मिले हैं, एंड दे उन लोगों ने इस तरह अपनी जो है आगे के लिए डील्स फाइनल की है। तो अब यहाँ पर जो बेसिक चीज बन रही है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ईरान ने एक धमकी दी है कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उसने अपने मिसाइल साइलों का वीडियो आउट किया है, अपने ड्रोन्स को और फायर पावर दी है। तो ये सारी चीजें ईरान कर रहा है, उस एरिया में ईरान डोमिनेट करना चाह रहा है। तो अभी सैटरडे को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराकी, इनसे ट्रम्प कह रहा है हम डायरेक्ट टॉक करेंगे, और ईरान के अराकी क्या कह रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टॉक करेंगे। और इसके ऊपर न्यूज लगातार आती जा रही है कि आप वहां पर हाई लेवल मीटिंग होगी कि लो लेवल मीटिंग होगी, डायरेक्ट मीटिंग होगी या इनडायरेक्ट होगी, पर होगी ओमान में। तो ये चीजें करके आ रहे हैं। और जो ट्रम्प का इसके करीब करीब ये आता जा रहा है कि भाई हमने बिसीज नहीं किया गाजा को। भाई साहब तो किया किसने? अगर आप साथ नहीं देते तो इतने दिन की लड़ाई झेलना इसराइल के लिए संभव नहीं था। मेडिटेरेनियन में तुसी प्रेजेंट हो, रेड सी में तुसी प्रेजेंट हो, गल्फ ऑफ एडन में आप प्रेजेंट हो, और वो उसमें पर्शियन गल्फ में भी आपकी प्रेजेंस है। तो हर जगह आपकी प्रेजेंस है, आप हर जगह से उसको गाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तभी वहां पे वो बन रहा है। सो अब क्या है, जो किंग अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, वो कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को नहीं लेंगे, केवल जो बीमार बच्चे हैं हमको वो दे दो। पैलेस्टीनियंस पहले भी जब जॉर्डन गए थे तो उन्होंने जॉर्डन में मुसीबत क्रिएट कर दी थी। तो वो कह रहे हैं बीमार बच्चे दे दो, हम बच्चे ठीक कर देंगे। माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चे हम अकेले कैसे दे दें, हमको भी ले लो। तो किंग अब्दुल्ला का क्या कहना है, भाई तेरी मुसीबत तो मैं निपटा सकता हूँ पर अपनी गर्दन नहीं कटा सकता हूँ, बच्चे देने तो दे वरना वटा। तो ये बिल्कुल एकदम गुंडागर्दी वहां पे चल रही है मस्त। अब क्या है, 6 दिन पहले से बेरूत जो लेबनान की कैपिटल है उसके ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है। और बेरूत इतना सुंदर शहर था, आपको याद होगा धर्मेंद्र की एक फिल्म आई थी आंखें, वो बेरूत में शूट हुई थी, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी। वो खंडहर हो गया है। ओके, सीरिया थैंक्स टू HTS खंडहर हो गया है। इराक थैंक्स टू अमेरिका खंडहर हो गया है। गाजा समतल हो चुका है। तो आप ये देखिए कि ये जो बस रहे थे वो खंडहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये सब कुछ जो है इसके पड़ोस में चल रहा है, इजराइल के पड़ोस में चल रहा है। अब यहाँ से
एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल बनाई है अमेरिका ने ताकि वहां से वर्ल्ड ट्रेड हो सके। ठीक है, Yep. इसीलिए वहां पर अमेरिका की प्रेजेंस है मेडिटेरेनियन में और रेड सी में। अगर यहाँ पर इजिप्ट अपनी बहुत ज्यादा सेना वगैरह लगा देता है तो अमेरिका को सपने में भी खतरा नजर आएगा। स्वेज कैनाल बनाई मैंने, चलाओगे तुम, पनामा में चाइना को झेल चुका हूं, स्वेज कैनाल में इजिप्शियंस को झेलूंगा, नहीं चलेगा। दूसरी चीज, ਤੁਹਾਡਾ क्या भरोसा, आपको तो वैसे ही 1400 साल पहले वाले हालातों में रहने का मन करता है, आपने स्वेज कैनाल उड़ा दी तो मेरा क्या होगा? वो भी पॉसिबल है ब्लैकमेलिंग के लिए। तो ये अब वहां पर अपनी दबिश बनाना चाह रहे हैं। इजराइल को भी खतरा है कि आप इतनी सिनाई आइलैंड में ले आए हैं, मेरे बॉर्डर पे आप राफा के करीब जो है इतना ले आए हैं सारी चीजें, मेरा क्या होगा? तो ये दोनों इस समय इसलिए मिल रहे हैं, इजिप्ट एक नया खतरा है कि दोस्त है, पैसे देके पटाखे काम चलाएं कि बम मार के उड़ा के काम चलाएं। एक ये पॉइंट हो गया। ईरान भाई साहब किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहे, और बाकी जो नीचे का एक वो पेनिनसुला है, जो एक सेमी रेक्टेंगुलर शेप पेनिनसुला है, उसमें सबने आपके जो है मना कर दिया है कि आप हमारे ही बेस को यूज करके ईरान को नहीं करेंगे, क्योंकि केवल थोड़ी सी दूर पे ईरान का बॉर्डर शुरू हो जा रहा है। इंडिया के लिए चाबहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, आईमेक जो बन रहा है वो इस रेक्टेंगुलर पीस जिसमें दुबई, येमेन, ये सब ओमान वगैरह आ रहा है, इसी रूप से जाकर के आईमेक बन रहा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, जाकर के आईमेक हाइफा पे खुल रहा है, पर वो सीरिया के पोर्ट पे भी खुल सकता है। तो सीरिया ने यहाँ अपनी दावेदारी लगाई थी तो तुर्की आ गया कि तुम हटो, ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे पोर्ट बनेगा तो उसका मालिक मैं होऊंगा, तो जो इनकम होगी वो मेरी, उधर साइप्रस मेरा, इधर सीरिया मेरा। उनको थोड़े थोड़े दिनों पर खलीफा बनने का शौक चढ़ जाता है, तो आजकल उनकी खलीफत चल रही है। किंग ऑफ जॉर्डन वो अब्दुल्ला साहब, वो अभी पीस डील खेल रहे हैं, पर लेबनान ने काफी दिक्कत दी थी जहां पर बमबारी भी लगे। चल, जो एक इनके यहाँ जगह है जिसका नाम गोलन हाइट है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे फ्रेश वाटर सोर्स है। इजराइल अभी सारा अपना पानी जो लेता है वो डीसैलिनेट समुद्र करके पे। पीता है। हाँ, तो खारा पानी को मीठा पानी बना के लेता है। ऐसे में वो गोलन हाइट छोड़ना नहीं चाहता जब उसके कब्जे में आ गया, क्योंकि मीठे पानी का ये बहुत बड़ा स्रोत है, और जो वहां पे पहाड़ी है वो आसपास में नजर रखने के बहुत काम आती है। ये पूरा, ये सारी चीजें चल रही है, और ईरान जो है इस पूरे हिस्से पर अपना प्रेजेंस बना के रखना चाहता है कि हाँ, ये सब कुछ चलेगा इस्लाम के हिसाब से। तो ये पूरे कवायद है। जनवरी में नेतन्याहू मिलके आ चुके थे, बदली परिस्थिति में प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, इसलिए वो, अब आपको सारी चीजें चाहिए, पैसे चाहिए, हथियार चाहिए। जब आपको न्यूक्लियर धमकी मिल रही है तो आप भी चाहेंगे न्यूक्लियर वेपन आपके पास ऑलरेडी तैयार हो। ठीक है, इजराइल जो है वो ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स के बेस में आता है। अभी तक अमेरिका की इतनी चल गई कि इजराइल ने मारा है, तुम चुप रहो। ईरान उतनी अच्छी तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाया, जिसका काफी प्रेशर ईरान पे है। दे रियली विश टू शो देयर माइट एंड पावर, और इस चीज की कुछ डिटेल्स भी हैं। तो अब ऐसे ही वो वीडियो वगैरह नहीं वो कर रहा, तो अब यहाँ पर ये पूरा आकर के कहा कि विल इट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर डील, और विल इट पेसिफाई इटसेल्फ। अब इसमें एक गेम इजराइल और खेल रहा है, उसे कहते हैं द गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल। अभी वो एक छोटा सा ट्रायंगुलर देश है, अब वो चाह रहा है कि पूरा मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन वो ले ले और अपने आप को एक्सपैंड कर ले। पॉपुलेशन नहीं है, भारत से मंगा लेंगे, ऑलरेडी 1 लाख इंडियन वहां जा चुके हैं।
ठीक है, उनमें से बहुत सारों के साथ उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया, जो उनकी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है एट टाइम्स वो उभर के आ जाती है। बट द थिंग इज कि पॉपुलेशन नहीं है तो भारत से मंगा लेंगे, परंतु ग्रेटर इसराइल मनाते हैं क्योंकि ये छोटा सा ट्रायंगल जो है हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और आपको एक चीज मालूम है, ये वो एरा है जिसमें बाउंड्रीज एक्सपैंड करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी इज अबाउट टू चेंज। तो ये जो आपकी इस समय मीट हो रही है, ये जिसे वेस्ट एशिया कहते हैं या मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसका भविष्य तय करने वाली एक मीट है जी। मंजरी जी, इतनी ज्यादा डिटेल आपने पूरी की पूरा मिडल ईस्ट का चैप्टर खोल के रख दिया। पूरा ऐसा लगता है कि मूवी देख रहा हूं मैं, कि कैसे कैसे इसराइल घिरा हुआ है। इधर हमें मालूम था, लेकिन कौन सी कंट्री में कौन सा आदमी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर जाकर वो अटैक कर रही है, कौन सी अलायंसेस बन रही हैं इसराइल के थ्रू, ये आपने समझा दिया। बट जो आज ये मिस्टर याहू, इनकी जो मीटिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अटैक होने की बातें हो रही हैं? जबकि अमेरिका के अंदर एक बात बोली जाती है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओपन ऑल द फ्रंट्स इन द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है, हम सस्टेन एक नया युद्ध नहीं कर सकते, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर इनटू ईरान। अगर हमने ये गलती करी तो वही गलती होगी जो हमने अफगानिस्तान में करी थी। 20 साल लटके रहे, कुछ नहीं हुआ, वो गधे गधे के गधे रहे। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। 1979 से सैंक्शनड कंट्री है, तो भी इतनी डेवलपमेंट है ईरान के अंदर कि उन्होंने अपने पालतू 3H, हमास, हिजबुल्ला, हौतीस, तीनों को पाल के रखा है, और वो इतने घातक हैं, आप देखते हैं। यू थिंक दिस इज द टाइम वेयर नेतन्याहू एंड ट्रंप आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर टू सी हाउ टू काउंटर ईरान, एंड कैन दे अफोर्ड इट? दे हैव टू अफोर्ड इट। इजराइल से उनका कॉम्पैक्ट है। अभी जो फाइलें लीक हुई हैं वो डिक्लासिफाई हुई है, उसमें ये पता लगा कैनेडी की हत्या ऐसी हुई थी कि ही वाज अपोजिंग न्यूक्लियर एक्सेस टू इजराइल। आप समझ रहे हैं जी उसका कितना बड़ा पकड़ है। और नेतन्याहू इस समय एक ऐसी लड़ाई में फंस गए हैं जिसका आदि और अंत अब नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर उन्हें उस एरिया में, अपना क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना है, तो फिर उनको जो है इस चीज को आगे ले जाना है। और ट्रम्प की बेटी इवानका एक जीव से ब्याही हुई है, तो ये थोड़ा ससुराली एंगल भी है। तो वहां पर आपको चाहे ना चाहे, फिर अगर अमेरिका को भारत से गुड्स मंगाने हैं तो वो स्वेज कैनाल से ही तो जाएंगे। अब ये पूरा एरिया आपने इंडियन ओशन तो भारतीय सेना को दे दिया, और स्वेज कैनाल क्या इजिप्ट को दे देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ पर्शियन गल्फ आप क्या ईरान को दे देंगे? ईरान आपको कभी, ये इस पूरे एरिया का इस समय वेस्ट एशिया का दादा ईरान है। और ईरान जो है इस समय सबके लिए सरदर्द इसलिए बना हुआ है कि ही द कंट्री इज नॉट रेडी टू बैक डाउन, घुटने नहीं टेक रही। और इसके घुटने ना टेकने की वजह से बाकी सब खड़े हो रहे हैं। गद्दाफी की बीच में वीडियो बहुत वो हुई थी, लिबिया के गद्दाफी की, जब वो कह रहा था कि आज मुझ पे अटैक है, मेरे साथ यूनाइट हो जाओ। तब असद वगैरह हंस रहे थे, सद्दाम हुसैन हंस रहे थे, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। तो इस पूरे एरिया में इराक की लड़ाई सबने देख ली, सद्दाम के खात्मे के बाद आईसिस का उदय देख लिया। अमेरिका की लड़ाई को आपको समझने की जरूरत है। जो पहली चीज अमेरिका की लड़ाई में है वो अफगानिस्तान में जीत गया था। उसको अब अफगानिस्तान की भूमि चाहिए थी अपनी सेना स्टेशन करने के लिए, वो उद्देश्य पूरा हुआ। अफगानिस्तान के मिनरल्स उसे चाहिए थे अपने देश के लिए, वो उद्देश्य पूरा हुआ। उसको अफगानिस्तान के ऊपर डेवलपमेंट करने का कोई भूत नहीं सवार था। जो लोग ये समझते हैं कि जैसे ब्रिटेन भारत के ऊपर राज्य करना चाहता था, वैसा राज्य जो है अमेरिका अफगानिस्तान पे करना चाहता था, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अमेरिका सूडान में विराजमान है, उसका काम क्या है? सिर्फ वहां का सोना निकालना। सूडान जितना गरीब होगा उतना सस्ते में सोना वो निकाल सकता है। तो भूखा रहे सूडान, गृह युद्ध में फंसा रहे, लोग लड़ते रहे, पुरानी AK-47 दे करके और थोड़ी सी रोटी दे करके हम सोना निकाल सकते हैं।
सूडान वो देश जहाँ की मिट्टी में सोना है, लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, यूरोप में। और सोना बैक करेंसी है, अब जो है सारी करेंसी गोल्ड बेस आने वाली है। दुबई में सस्ता गोल्ड इसीलिए तो मिलता था कि सूडान से प्रॉक्सिमिटी थी। तो अब इस चीज को समझिए, जब ये लेवल पे आप आ गए हैं, अमेरिका का जो उद्देश्य था अफगानिस्तान में, वो 100 एंड बल्कि मैं कहूंगी 500% सक्सेसफुल था। ठीक है। ऐसे ही इराक में उसको तेल चाहिए था, उसने आईसिस बिठाई और तेल निकाला। अमेरिका डिड नॉट फेल इन इराक, इट इज 1000% सक्सेसफुल। उसके उद्देश्य वो ये कह ही नहीं रहा, उन्होंने एक मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाया, वहां गए, सारे रिसोर्स पे कब्जा किया, कंट्री को तबाह किया, और उसके बाद 4 लोग बैठा दिए अपने प्रॉक्सीज की, इनके थ्रू हम तेल निकलवाते रहेंगे। आप सोच रहे हैं अमेरिका अफगान उसमें इराक में हार गया, अफगानिस्तान में हार गया, भाई साहब वो जीत गया, अपने उद्देश्य जो थे वो सफल हो गए। यही उद्देश्य उसका ईरान में था और वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए ईरान इज अनफिनिश्ड चैप्टर। ईरान इस बात को समझता है, उसने इसीलिए इजराइल पे अटैक कर रखा है कि ये अगर एक चीज खत्म हो जाए तो मैं यहाँ का बादशाह, और उसके बाद हम जो है उम्मा मेरे अंडर में डेवलप कर लेंगे, मैं खलीफा बन जाऊंगा। एर्दोगन कह रहे हैं मैं खलीफा बन जाऊंगा। अगर ये डिस्प्यूट ना हो तो सब एक है। अब क्या सिचुएशन आ गई है कि सब कह रहे हैं कि एक साथ मिलके पहले अमेरिका और इजराइल को खत्म कर लो, फिर आपस में डिसाइड कर लेंगे किसको उम्मा का खलीफा बनना है। जब इस पॉइंट पे सारी बात आ गई है, तब वो वहां पर उड़ के पहुंचे। और जबकि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत हो रखी है, उसका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, तो भी वो भाई साहब अमेरिका पहुंच गए। समझिए महिला जी, इतना इंटरेस्टिंग टाइम है। नेतन्याहू मिल रहे हैं ट्रंप को, और आज ही के दिन चाइना, रशिया और ईरान तीनों की मीटिंग हो रही है, ये देखने के लिए कि आगे एक दूसरे की सपोर्ट कैसे करनी है, और अगर युद्ध होता है तो एक दूसरे के साथ खड़ा कैसे होना है। आप सोच के देखिए, 2 पावर सेंटर हो गए, एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू है, इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान, रशिया और चाइना, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि चाइना और अमेरिका आमने सामने खड़े हो गए ईरान को लेकर। ये है पूरी गेम। और ये मत भूलना कि चाइना इजराइल को सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इजराइल अमेरिका का दोस्त है। चाइना हमेशा पैलेस्टीन के हमास के लोगों के साथ खड़ा होता है, इजराइल के साथ खड़ा नहीं होता। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आल्सो। उरीगर को मारता है, घर में उरीगर को मारता है, वहां पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वहां पर घर में उरीगर को मारता है, यहाँ तालिबान को सपोर्ट करता है। वहां पर चाइना को क्या है, चाइना को एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी अगर ईरान वहां से निकल जाता उनके हाथ से, क्योंकि एक बूंद तेल अमेरिका चाइना नहीं पहुंचना देगा अगर चाइना इस वॉर में नहीं कूदा तो इकोनॉमिकली परेशान हो जाएगा, और नहीं कूदा तो एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी। अमेरिका के साथ भी सेम केस है, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट दिस होल एरिया ये आपके हाथ से निकल जाएगा, और ज्यूज अमेरिका में आपकी हालत टाइट कर देंगे। वैसे ही अमेरिका वर्सेस डीप स्टेट चल रहा है, और अगर इस लड़ाई में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भाई साहब आपके जो है इकोनॉमी टर्मोइल में है, शैम्बल्स में है। व्हाट हैपेंस, तो एक तरफ वर्ल्ड ट्रेड है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, और तीसरी तरफ पावर बैलेंस है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। अब देखते हैं 2 गुट आमने सामने खड़े हो गए। बहाना कभी इजराइल को बचाना है तो कभी ईरान को तबाह करना है। लड़ाई एक्चुअल में अमेरिका और चाइना की वो हो रही है, मोहरे कोई और बनाए जा रहे हैं, लड़ाई इन्होंने करनी है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस आल्सो, बिकॉज याहू इज मीटिंग विद द न्यू दादा ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पंगे लेने के लिए जाना जाता है। मंजू जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।